हेलो एवरीवन, मैं नीलिम सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नीव जीके में। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ एक नई सीरीज शुरू करेंगे जो रहेगी छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम पर। इस एक्ट से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी आप छत्तीसगढ़ में देंगे, इसलिए अगले कुछ लेक्चर्स में हम इस पूरे टॉपिक को कवर करने का कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट 1993। समझिएगा, पंचायतों के माध्यम से प्रशासन करना ये भारतीय इतिहास के कई जगहों पर आप देख सकते हैं, चाहे वो वैदिक एज रहा हो, गुप्तन एज रहा हो या आपका मुगल एज रहा हो। पंचायतों के माध्यम से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की व्यवस्था हमारे इतिहास में पहले से रही है। इसी सेटअप को आगे ब्रिटिशर्स ने भी फॉलो किया। इनके नाम चेंज हो सकते हैं, संस्थाओं के नाम, व्यक्तियों के नाम चेंज या पदाधिकारियों के नाम चेंज हो सकते हैं, लेकिन पंचायती राज जैसा सेटअप हर किसी प्रशासन के एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को हमको मिलता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आई तो 1870 में लॉर्ड मेयो ने सर्वप्रथम पंचायती राज की बात कही। बाद में 1882 में लॉर्ड रिपन ने पंचायती राज संस्थाओं के विकास पर जोर डाला। इसी कारण से लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, किसको? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो लॉर्ड मेयो ने सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही कि भाई सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं पेश किया। इसके बाद 1882 में लॉर्ड रिपन कहते हैं कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या होना चाहिए, बॉटम से होना चाहिए, जो सबसे लोअर स्तर है वहाँ से होना चाहिए। और इन्होंने क्या किया, स्थानीय स्वशासन के लिए कोशिशें की और इसलिए इनको स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया। जब भारत के संविधान के निर्माण की बात आई तो संविधान सभा के कुछ लोगों ने ये कहा कि भारत में स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज जो होना चाहिए उसको लागू कर देना चाहिए। और वहीं एक दूसरा समूह भी था जिसने कहा कि अभी भारत में पंचायती राज लागू नहीं किया जा सकता। इसके पीछे दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क दिए। देखते हैं क्या था यहाँ। जिन लोगों ने कहा कि स्थानीय स्वशासन को लागू कर देना चाहिए वो ये कहते हैं कि एकदम निचले तबके से जब एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होगा, जनता जो रहेगी वो अपने लोकल एरियाज में जब गवर्नेंस में इन्वॉल्व होगी तो क्या होगा, हम टॉप टू बॉटम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे। लेकिन जो इसके विरोध में थे उन्होंने ये कहा कि अभी भी भारत के, मतलब स्वतंत्रता के बाद भी भारत के जो लोग हैं वो अपने अधिकारों के बारे में उतने अच्छे से नहीं जानते। अगर इस दौरान इन्हें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या अथॉरिटीज़ दे दी जाती हैं तो वहाँ के जो संपन्न लोग रहेंगे, जो पावरफुल जो लोग रहेंगे गाँव के या उस छोटे क्षेत्र के, वो क्या करेंगे, इस गवर्नेंस का फ़ायदा उठाने लगेंगे और अपना पैठ जमा लेंगे। बाकी लोगों का शोषण होगा या वह लोग अपना अधिकार नहीं जान पाएंगे। इसलिए कहा गया कि पंचायती राज को अभी संविधान में जगह न दी जाए, या ऐसा कहा जाए कि अभी पंचायती राज लागू न किया जाए। धीरे धीरे जब भारत की जो जनता है वो जागरूक हो जाएगी तो पंचायती राज को धीरे से दे दिया जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था धीरे से स्थापित कर दी जाएगी। इसी कारण से पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? 1993 में। ठीक है, तो ये संविधान के आसपास की कहानी थी। लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ उसके बाद से ही कई सारी ऐसी समितियां बनाई गई जिन्हें यह काम दिया गया कि आप भाई पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के संबंधित सिफारिशें दीजिए। प्रयास हमने संविधान निर्माण के बाद से ही शुरू कर दिया था। धीरे धीरे जब मैच्योरिटी आने लगी, हम ये समझने लगे कि हाँ अब भारत की जो जनता है प्रशासन, लोकतांत्रिक व्यवस्था इन सबको जान रही है, तब फिर क्या किया गया, पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए कुछ समितियां स्थापित की गई, समितियां बनाई गई जिनका नाम देखते हैं
इसे हम याद करें BAGS, बैग्स TG, बैग्स TG। B बलवंत राय समिति, बलवंत राय मेहता समिति। दूसरा अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। तीसरा GVK राव समिति। चौथा लक्ष्मीमल LM सिंघवी समिति, सिंघवी समिति। थुंगन समिति, थुंगन समिति। और G गाडगिल समिति, गाडगिल समिति। देखें, याद करें, बैग्स BAGS TG, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, थुंगन समिति और गाडगिल समिति। इनके स्थापना के वर्ष याद करेंगे 1957, 1957, 77, 85, 1985, 86, 88 और 88, ऐसा 57, 77, 57, 77, 85, 86, 88 एंड 88। ठीक है, तो ये मुख्यतः 6 समितियां याद रखें। बैग्स समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता, GVK राव, लक्ष्मीमल सिंघवी, थुंगन समिति, गाडगिल समिति। और 1957, 77, 85, 86, 88 और 88, ये टोटल 6 समितियां। और भी समितियां थी, लेकिन हमारे लिए प्रमुखतः ये 6 समितियां महत्वपूर्ण हैं। इन 6 समितियों का सीक्वेंस याद रखिए। बलवंत राय मेहता समिति, जिसकी स्थापना कब की गई? 1957 में की गई। और इन्होंने कुछ सिफारिशें दी। सबसे पहला इन्होंने कहा कि एक त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई जाए, त्रिस्तरीय व्यवस्था, 3 टियर सेटअप, जिसमें सबसे नीचे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ऊपर पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिला परिषद की स्थापना की जाए। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की स्थापना की जाए और इसके माध्यम से सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या किया जाए? डिसेंट्रलाइजेशन। बलवंत राय मेहता समिति की ही सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, नागौर जिला में क्या किया गया? सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई। डेट याद रखेंगे, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। ये देखते हैं अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, और अशोक मेहता समिति की स्थापना की गई 1977 में। और इनकी सिफारिशें देखेंगे। इन्होंने कहा कि द्विस्तरीय 2 टियर व्यवस्था स्थापित किया जाए। द्विस्तरीय 2 टियर, पहला जिला स्तर पर जिला परिषद और उसके बाद फिर मंडल पंचायत, जिला परिषद और मंडल पंचायत। अगली सिफारिशें इन्होंने दी, कहा गया कि जो पंचायती राज संस्थाएं होंगी उनको क्या किया जाए? वित्तीय आत्मनिर्भरता दी जाए। वित्तीय आत्मनिर्भरता मतलब वो क्या कर सकें? फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट होने का मतलब क्या कर सकें? ये टैक्स लगा सकें, टैक्स इम्पोज कर सकें, टैक्स लागू करना और टैक्स का कलेक्शन करना, टैक्स कलेक्ट करना, दोनों काम कर सकें। टैक्स इम्पोज भी कर सके और टैक्स कलेक्ट भी कर सके, ताकि ये क्या हो जाए? फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। इसके बाद इनका चुनाव करवाया जाए और जो चुनाव हो वो राजनीतिक दलों के आधार पर किया जाए, दलीय आधार पर। जैसे जो राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां होती हैं उनके आधार पर किया जाए, वहां के कैंडिडेट खड़ा हो, वो पार्टिसिपेट करें और चुनाव करवाया जाए। ठीक है, तो अशोक मेहता समिति 1977 में
जैसे बलवंत राय ने 3 टियर व्यवस्था दी थी, इन्होंने कहा कि नहीं 2 टियर होना चाहिए, जिला परिषद और मंडल पंचायत। इन्होंने कहा कि फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट किया जाए, इनको टैक्स लगा भी सकें और कलेक्ट भी कर सकें, और जो चुनाव हो वो किस आधार पर हो, राजनीतिक दलों पर। मतलब इन्होंने कहा कि पहले तो चुनाव करवाओ, और चुनाव करवाओ भी तो किस पे, पॉलिटिकल पार्टीज के आधार पर करवाया जाए, निर्दलीय नहीं करवाया जाना चाहिए। अगली समिति जो है हमारी GV.K. राव समिति, GV.K. राव समिति, जिसकी स्थापना की गई 1985 में। GV.K. राव समिति 1985 में। देखते हैं, GV.K. राव समिति ने कहा कि जो पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 4 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे सबसे नीचे में आपका ग्राम पंचायत, इसके बाद फिर मंडल पंचायत, मंडल पंचायत के ऊपर जिला परिषद, और जिला परिषद के ऊपर राज्य विकास परिषद। इन्होंने 4 टियर व्यवस्था की बात कही, कहा कि भाई ग्राम पंचायत के ऊपर मंडल पंचायत के ऊपर जिला परिषद, और उसके बाद फिर राज्य विकास परिषद, 4 टियर। इन्होंने भी चुनाव करवाने की बात कही। इन्होंने कहा नियमित चुनाव हो, और ये जो चुनाव होंगे ये हर 5 वर्ष के अंतराल में करवाए जाए। तो GV.K. राव समिति की सिफारिशें क्या थी, पहला 4 टियर व्यवस्था और नियमित चुनाव कितने अंतराल पर, 5 वर्ष के अंतराल पर। तो आगे LM सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की बात करते हैं, जो 1986 में स्थापित की गई, और इनकी सिफारिशें बिल्कुल वही जो सिफारिशें थी मिक्स होकर के आएंगी कि भाई नियमित चुनाव करवाओ, इसके बाद फिर वित्तीय आत्मनिर्भरता लेकर के आइए, आत्मनिर्भरता, ठीक है। LM सिंघवी जो समिति है वो सिफारिश करती है कि नियमित चुनाव करवाइए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस लेकर के आइए, ऐसे कुछ सिफारिशें जो हैं LM सिंघवी समिति के द्वारा की गई। इसके बाद अगला थुंगन समिति 1988 में, और इसके बाद गाडगिल समिति ये भी 1988 में। लगभग सिफारिशें समान हैं, वही कि भाई 3 टियर सेटअप रहेगा। इसके बाद चुनाव हर 5 वर्ष में, इसके बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, तो ये हो जाएगा क्या, वित्तीय आत्मनिर्भरता, ये सारे जो प्रावधान हैं इसकी भी सिफारिशें ये करते हैं थुंगन समिति और गाडगिल समिति भी। तो ये प्रमुख जो समितियां थी बैक्स प्लस TG, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, GV.K. राव समिति, सिंघवी समिति, थुंगन समिति और गाडगिल समिति। तो कुल मिलाकर के इनकी सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करने की बात कही गई। इन सिफारिशों के बाद जो समितियां थी जिन्होंने सिफारिशें दी, उसके बाद सरकार प्रयास करना प्रारंभ करेगी। सरकार ने क्या प्रयास किया समझिएगा, एक बिल लेकर के आई गवर्नमेंट, जिसे कहा गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इस बिल को लोकसभा ने 22 दिसंबर 1992 को पास कर दिया। राज्यसभा ने 23 दिसंबर 1992 को पास किया। प्रेसिडेंट की परमिशन मिली हमें कब, 20 अप्रैल 1993, और इसे लागू करवाया गया 24 अप्रैल 1993 को। और इसी कारण से 24 अप्रैल को हर वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस के रूप में 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और इस अधिनियम के माध्यम से यह कहा गया कि जो पंचायती राज व्यवस्था होगी ये स्टेट लिस्ट का विषय होगा। किसका होगा, स्टेट लिस्ट का।
राज्य सूची का विषय होगा। पंचायतों को क्या किया गया, राज्यों को दे दिया गया कि भाई राज्य इस पर क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये जो सूची विभाजन है संविधान के कौन से अनुसूची में बताया गया है। आगे देखते हैं। अब राज्य सूची के विषय पे कहा गया कि भाई ठीक है, पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय होगा, इस पे कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको रहेगा, संबंधित राज्य को होगा। अब जब संबंधित राज्य को होगा तो राज्य प्रयास करेंगे, जितने भी राज्य हैं वो क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। क्या प्रयास करेंगे कि जो पंचायती राज अधिनियम है इसको लागू करें। तो पंचायती राज अधिनियम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 को क्या किया, इन्होंने एक ड्राफ्ट बना करके दे दिया कि भाई अब राज्य जो है चाहे तो इसमें कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। वो ड्राफ्ट समझिएगा, ये जो एक्ट है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 92 में पेश हुआ था, 93 में एक्ट मतलब पारित हुआ, इसलिए एक्ट 1993 कहलाएगा। इसके माध्यम से क्या किया गया समझिएगा, इसके माध्यम से संविधान में पार्ट 9 ऐड किया गया। क्या किया गया, पार्ट 9 ऐड किया गया और शेड्यूल 11 ऐड किया गया। ठीक है, भाग 9 और अनुसूची 11 को ऐड किया गया। भाग 9 में आर्टिकल 243 से लेकर के 243O तक ये ऐड किया गया और इसके माध्यम से कुल 29 विषय किसको दिए, पंचायतों को सौंपे गए। 29 विषय किसे दिए गए, पंचायतों को दिए गए। और ये जो 29 विषय हैं इनकी लिस्टिंग हमें कहाँ मिलेगी, इनकी लिस्टिंग मिलेगी हमको शेड्यूल 11 में। ये है आपका 73वां संविधान। ये ड्राफ्ट रेडी कर दिया गया, बोला गया कि भाई ड्राफ्ट है, इसके आधार पर जो है अब क्या कर सकती है राज्य सरकारें, आगे कानून बना सकती हैं अपने अपने संबंधित राज्यों में। तो हमने देखा कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 के माध्यम से पार्ट 9 शेड्यूल 11 जिसमें कितने सब्जेक्ट थे, 29 सब्जेक्ट ऐड किए गए, 29 विषय ऐड किए गए और पार्ट 9 के माध्यम से आर्टिकल 243 से लेकर के 243O तक को शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा कि ये जो 73वां संविधान संशोधन है ये दिल्ली और 6th शेड्यूल के स्टेट्स में लागू नहीं है और 6वीं अनुसूची में जो राज्य हैं वो हैं AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो वर्तमान स्थिति ये है कि ये क्रॉस कर देता हूं, 73वां संविधान संशोधन जो है वो दिल्ली और 6वीं अनुसूची के राज्यों में जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है यहां लागू नहीं है। ठीक है, तो यहां क्या लागू होगा, ध्यान रखेंगे यहां कि जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, शेड्यूल्ड एरियाज हैं वहां 1996 में एक अलग से पंचायती राज का एक अपडेटेड फॉर्म या फिर ऐसा कहो अपग्रेडेड फॉर्म एक लागू किया गया जिसे कहा गया पेसा एक्ट। क्या कहा गया, पेसा एक्ट 1996। और ये जो एक्ट था ये भूरिया समिति, दिलीप सिंह भूरिया के अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, भूरिया समिति, उनकी सिफारिशों पर जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं वहां पंचायती राज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो पंचायती राज अधिनियम था उसका एक अपग्रेडेड फॉर्म लागू किया गया, उसे क्या कहा गया, पेसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लागू तो कर दिया गया और राज्यों को कहा गया कि ये राज्य सूची का विषय है, आप अपने हिसाब से कानून बना लीजिए और अपने अपने राज्यों में लागू कर दीजिए। तो राज्यों ने भी क्या किया, एक्टिविटी की और सबसे पहले मध्य प्रदेश जो राज्य था उसने पंचायती राज अधिनियम को अपने यहां लागू किया
और इसके लिए कुछ प्रावधान ये थे कि इन्होंने सबसे पहला 30 दिसंबर 1993 को एमपी की, मध्य प्रदेश की विधानसभा में पंचायती राज अधिनियम को पारित किया। सबसे पहले 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश की विधानसभा ने अपनी विधानसभा में पंचायती राज अधिनियम को पारित किया। इस अधिनियम पर 24 जनवरी 1994 को गवर्नर ने अनुमति दी और 25 जनवरी 1994 को ये जो था लागू हो गया, या ऐसा कह सकते हैं इसको कि राजपत्र में प्रकाशित हुआ, राजपत्र में प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो 25 जनवरी 1994 को जो मध्य प्रदेश का जो पंचायती राज अधिनियम था वो क्या हो गया, राजपत्र में प्रकाशित हो गया। और हमारा छत्तीसगढ़ चूंकि उस समय मध्य प्रदेश में शामिल था, इसलिए मध्य प्रदेश में ही छत्तीसगढ़ में भी यह अधिनियम लागू हुआ। इस प्रकार से जो मध्य प्रदेश था वो पंचायती राज अधिनियम को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य बना। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम इन्होंने पास किया तो पहला राज्य मध्य प्रदेश बनता है। ध्यान देंगे, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो एक आदेश जारी किया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, जिसको कहा गया विधियों का अनुकूलन आदेश। क्या कहा, विधियों का अनुकूलन आदेश। इसका निर्माण किया गया, विधियों का अनुकूलन आदेश का निर्माण हुआ था 7 जून 2001। घोषणा की गई 18 जून 2001 को और ये लागू किया गया, बैक डेट में लागू किया गया, ये लागू किया गया 1 नवंबर 2000 से। समझिएगा ये था क्या, विधियों का अनुकूलन आदेश। समझना इसको। क्या हुआ, बहुत सारे कानून जो थे वो मध्य प्रदेश सरकार में लागू किए गए थे। अब वहीं से अलग हुआ छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में भी वो सारे के सारे कानून लागू हो रहे थे। तो अब उन कानूनों को फिर से संहिताबद्ध करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। इसलिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या किया कि मध्य प्रदेश में जितने भी कानून लागू हो रहे थे उन सबको एज इट इज अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, एक छोटे से आदेश के माध्यम से, जिसको कहा गया विधियों का अनुकूलन आदेश, जिसका निर्माण किया इन्होंने 7 जून को और घोषणा कर दी 18 जून 2001 को। 18 जून 2001 को क्या कहते हैं ये कि मध्य प्रदेश राज्य में लागू होने वाले सभी के सभी कानून छत्तीसगढ़ में एज इट इज लागू होंगे। समझिएगा, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल वैसे ही लागू होंगे। केवल करना क्या है, जहां जहां पास मध्य प्रदेश लिखा था उन जगहों को चेंज करके क्या कर दिया जाए, छत्तीसगढ़ कर दिया जाए। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम बिकेम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। ठीक है, जितने कानून थे उनमें मध्य प्रदेश को रिप्लेस करके छत्तीसगढ़ कर दिया जाए। लेकिन यदि उन कानूनों में, अब देखो कब लागू हुआ, 18 जून 2001 को, यदि उन कानूनों में मध्य प्रदेश सरकार ने, छत्तीसगढ़ का निर्माण जिस दिन हुआ 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 के बाद कोई संशोधन किया होगा, कोई अमेंडमेंट किया होगा, तो वो छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होंगे, क्योंकि 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया है। तो विधियों के अनुकूलन आदेश के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत लंबा चौड़ा काम करने से अपने आप को बचा लिया। जहां मध्य प्रदेश लिखा था जिन कानूनों में, उसको रिप्लेस करके छत्तीसगढ़ कर दिया और बोला कि अब मध्य प्रदेश कोई भी अमेंडमेंट करेगा जो 1 नवंबर 2000 के बाद का होगा वो हमारे यहाँ लागू नहीं होगा। 1 नवंबर 2000 के बाद हम इन कानूनों में खुद से अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में 30 दिसंबर 1993 को, 24 जनवरी 1994 को गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, 25 जनवरी 1994 को लागू राजपत्र में प्रकाशित होगा और इसको छत्तीसगढ़ में लागू कब कर दिया जाएगा, 1 नवंबर 2000 को विधियों के अनुकूलन आदेश के माध्यम से, जो 7 जून 2001 को बना और जिसकी घोषणा 18 जून 2001 को की गई। इसी दिन अब क्या होगा, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू हुआ, जिसमें कुल 13 चैप्टर्स जिसमें 15 अध्याय
132 सेक्शंस, धाराएं और 4 अनुसूचियां शामिल की गई, शेड्यूल्स शामिल किए गए। जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम है उसमें 15 अध्याय, 132 धाराएं और 4 अनुसूचियां जो थी वो शामिल की गई। तो आज जो पहला लेक्चर था उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, अंग्रेजों के समय से पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के क्या प्रयास किए जा रहे थे, पंचायती राज संस्थाओं के विकास का घटनाक्रम क्या था, कैसे समितियों के माध्यम से क्या किया गया, पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया गया, कैसे नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, समितियों की सिफारिशों को हमने देखा। उसके बाद फिर केंद्र सरकार के प्रयास देखे, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को किस प्रकार से, बिल को किस प्रकार से एक्ट बनाया गया, कब ये लोकसभा से पास हुआ, कब राज्यसभा से, कब परमिशन मिली राष्ट्रपति की और कब इसे लागू कर दिया गया। फिर उसी को अडॉप्ट किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू किया और इस प्रकार से इस अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य बना। और विधियों के अनुकूलन आदेश के माध्यम से जब छत्तीसगढ़ अलग होता है मध्य प्रदेश से, तो इस आदेश के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार ने भी उस आदेश को क्या कर लिया गया, अडॉप्ट किया, थोड़े से उसमें चेंजेस के साथ, और ये कहलाया छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, जिसमें 15 अध्याय, 132 धाराएं और 4 अनुसूचियां शामिल हैं। ठीक है, तो ये आज का इंट्रोडक्शन था। कल से हम एक एक आर्टिकल को, आपने देखा कि 243A से लेकर के 243O तक रहेंगे इसमें शामिल, इन सारे आर्टिकल्स को डिटेलिंग में देखेंगे और पंचायती राज व्यवस्था को और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये लगभग ये जो टॉपिक है 10 से 12 लेक्चर्स का चलेगा, 10 से 12 वीडियोस बनेंगे इसमें। आप सभी लोग इससे जुड़े रहें। आगे जो परीक्षा आने वाली है यहाँ से कम 10 प्रश्न रखे हुए हैं और बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो जो पढ़ चुके हैं उनके रिवीजन के लिए और जो नहीं पढ़े उनकी तैयारी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाभप्रद रहेगा आपके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।